ठीक है, तो ट्रेडिंग मतलब क्या हुआ, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हुआ, जितना अगर मान लीजिए हम लोग एक्सपोर्ट का ज्यादा हो रहा है, तो एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है यानी हमारा करेंसी बाहर ज्यादा जा रहा है, यस और नो, है कि नहीं साथी। एक्सपोर्ट अगर हम कर रहे हैं तो मेरा नहीं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा सामान बाहर जा रहा है, तो दूसरे मेरा हाँ, सामान बाहर जा रहा है, घर पे पैसा आ रहा है, आ ठीक है, रहा है। दूसरे यस कंट्री का मैम, करेंसी इंडिया में करेंसी में आ रहा है, आ तो इट रहा इज, है। यस। ठीक है, अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है इट इज गुड। लेकिन अगर आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट यानी आप दूसरे तो फिर कंट्री हम, का तो सामान आ हमारा रहा है, करेंसी बाहर जा रहा हाँ, है मैम। करेंसी बाहर जा रहा है, तो तो यहीं पे अगर मान लीजिए ज्यादा इंपोर्ट हो रहा है एक्सपोर्ट के कंपैरिजन, दैट मीन्स हमारा ट्रेड डिफिसिट हो रहा है, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, ऑलराइट। और अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है यानी सरप्लस हो रहा है, तो वही कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बैलेंस होना चाहिए, ऑलराइट। यस मैम। ये था टर्म, और कोई कंफ्यूजन है। यस मैम, इसमें आपने ना गेट के बारे में कुछ बताया था, टू डेवलप अ कंट्री जनरल एग्रीमेंट, उसके फुल फॉर्म के बाद था कुछ एक दो पॉइंट्स, वो मैम थोड़ा सा है। इसके बारे में गेट के बारे में बताया था ना, G20 टू सॉल्व द इश्यू दैट यूएनए अपॉइंटेड। मैम ये सब पॉइंट्स ने आपने लिखवाया था। पूरा लाइन पढ़िए, किसमें लिखवाया था, गैट में टू लिखवाया था? सॉल्व, यस मैम, उसी में लिखवाया था। गैट तो में क्या ये लिखा? मतलब की पॉइंट आपने गेट में नहीं, ये आपने की पॉइंट लिखवाया था, टू सॉल्व द इशू दैट यूएनए अपॉइंटेड इन 1963। कुछ आपको लगता है छूट रहा होगा, ठीक है, यस थोड़ा मैम, मैं यही दो रिकॉल पॉइंट्स। करवा देती हूँ कि हम लोग किए क्या क्या है, ठीक है। हम लोग अभी तक किए थे क्या, कि पहले डब्ल्यूटीओ आया कैसे, राइट। तो पहले कल्चर क्या था हमारा, यस। प्रोटेक्शनिज्म का कल्चर था। प्रोटेक्शनिज्म कहने का मतलब बेरियर्स, ये जो हम लोग फ्री ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वो फ्री ट्रेडिंग का परमिशन नहीं था। पहले मानना क्या था कि हम लोग प्रोटेक्ट करके रखेंगे, बाहर का अगर ज्यादा अगर कोई गुड्स आ रहा है तो उसका हम लोग टेरिफ बहुत ज्यादा हाई कर देंगे, अंडरस्टूड। टेरिफ हाई कर देंगे तो ट्रेडिंग उतना अच्छे से फ्लरिश नहीं कर पाएगा, तो ये था पहले कॉन्सेप्ट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, 1991 में जो एलपीजी आया, तब एक्चुअल में सबको पता चला कि हाँ, ये लिबरलाइजेशन करके हम लोग, प्राइवेटाइजेशन करके, ग्लोबलाइजेशन करके, यानी फ्री ट्रेड करके हम लोग मतलब अपने इकोनॉमी को इम्प्रूव ही कर रहे हैं, अंडरस्टूड। ये प्रैक्टिकली भी प्रूव हो गया। और पहले जो ये प्रोटेक्शनिज्म की वजह से क्या हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन भी आया था, बताया गया था ना, ओरली में एक्सप्लेन किए थे, ग्रेट डिप्रेशन आपका 1930 में आया था, है कि नहीं। वर्ल्ड वार वन हुआ था, ठीक है, उसके बाद भी प्रोटेक्शनिज्म ही चल रहा था, यस मैम। दूसरे से ट्रेडिंग अलाउ नहीं किया जा रहा था, बैंक बंद हो गई थी, पॉवर्टी बढ़ रही थी, ठीक है। सबसे पहले ये यूएस में हुआ था, जो स्टॉक मार्केट पूरा क्रैश कर गया था, राइट। तो स्टॉक मार्केट क्रैश यस। कब हुआ था, 1929 में, which lead to great depression, great depression 1930, ऑल राइट। उसके बाद क्या किया, ग्रेट डिप्रेशन के आने के बाद आपका जो हिटलर वगैरह सब हार रहा था, उसके बाद ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1944 में, ब्रिटेन वुड यस मैम, कॉन्फ्रेंस 1944 में, ठीक है, कहाँ हुआ था, यूएसए में, में हुआ था, स्क्वायर में, ठीक है। यूएसए। वहाँ पे, यस मैम। हाँ, वहां पे क्या रखा गया था, तीन बॉडी के फॉर्मेशन की बात की गई थी, आईबीआरडी और आईएमएफ और आईटीओ, ठीक है। आईबीआरडी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ठीक है। तो आईबीआरडी के फॉर्मेशन की बात हुई थी, फिर आईएमएफ की फॉर्मेशन की बात हुई थी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फिर आईटीओ की बात हुई थी, इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। मतलब आईटीओ का फॉर्मेशन करने का मेन रीजन क्या था, अब ये तीन बनाना था, ठीक है, जिसमें से ये दोनों सफलता पूर्वक शुरू हो गया, मतलब सक्सेसफुली ये चलना शुरू हो गया, आईबीआरडी और आईएमएफ, ठीक है, ये दोनों तो सक्सेसफुली बन चुका था। और ये तीसरा आप देख रहे हैं आईटीओ, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइजेशन। वो यस मैम। थोड़ा ये सक्सेसफुली नहीं खुल पाया था, रीजन भी ये हवाला चार्टर के बारे में आप सुने होंगे, हवाला चार्टर 56 कंट्री को साइन करना था, जिसमें से 53, धीरे मैं बोल रही हूँ, हवाला चार्टर
जो रेक्टिफाई करना था उसमें 56 कंट्री को साइन करना था, जिसमें से 53 कंट्री ही साइन की, और उसमें से सबसे मेन कंट्री जो साइन नहीं की थी वो थी यूएसए। और चूंकि यूएसए ऑलरेडी बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है, उसका ऑलरेडी सेंचुरी से इकोनॉमिकली सुपर पावर है यूएसए, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं। तो उसके उस आईटीओ साइन नहीं करने की वजह से आपका उस एग्रीमेंट का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। ठीक है, यूएसए क्या बोल रही थी कि अभी नहीं, अभी हम लोग टाइम लेंगे, नतीजा आईटीओ ठीक से नहीं खुल पाया था। ऑलराइट, फिर जिसकी वजह से अब सर्टेन एग्रीमेंट की तो जरूरत थी, तो टेम्पररी एग्रीमेंट आपका गैट था। अंडरस्टूड? टेम्पररी मल्टीलैटरल एग्रीमेंट फिलहाल बनाया गया, जब आईटीओ एस्टैब्लिश नहीं हो पाया तो गैट को एस्टैब्लिश किया गया। ठीक है, टेम्पररी मल्टीलैटरल एग्रीमेंट वाज मेड, जिसको हम लोग गैट कहते हैं। ठीक है, कहाँ हुआ था? जेनीवा कॉन्फ्रेंस में 1947 में। ऑलराइट, 1947 में जेनीवा कॉन्फ्रेंस में। ठीक है, उसके बाद गैट को कितने कंट्री साइन गैट को कितना कंट्री साइन किया? 23 नेशन साइन किया। ऑलराइट, और फिर वो इफेक्ट में आया 1 जनवरी 1948 में। यस सर, राइट, ये सब लिखवाया गया था। और फिर और फाइनल कब किया यूएसए कि अब साइन नहीं करेंगे आईटीओ? 1950 में। ऑलराइट, 1950 में यूएसए फाइनल नो कर दिया आईटीओ को, जिसकी वजह से आईटीओ नहीं बना। और इसका गैट का लास्ट जो हुआ था मीटिंग, उरुग्वे राउंड, मैंने बताया था मैम, तो उरुग्वे राउंड, यस मैम, हाँ, उसमें आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1955 में, 1995 में डब्ल्यूटीओ का। ठीक है, आपका गैट सबसे पहले साइन किया 23 नेशन, उसके बाद जब फाइनली 1950 में जब मना हो गया कि यूएसए साइन नहीं करेगा, जब ये फाइनल हो गया, तो उसके बाद फिर मोरक्केस, मोरक्को में एक जगह है मोरक्केस, ठीक है, वो 1994 में वापस से 23 नेशन से 124 नेशन हो गया साइन करने वालों में से। ठीक है, तो टोटल 123 नेशन हो गया। एंड देन फाइनल राउंड था आपका उरुग्वे राउंड, जो 1955 में आपका डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश हो गया। और फिर मैंने आपको बताया था दोनों के बीच में डिफरेंस कि डब्ल्यूटीओ और गैट कैसे डिफरेंस। ठीक है ना, गैट में क्या था, क्या डिफरेंस है बताइए थोड़ा। it was applied on a provisional basis, or फिर WTO activate are the fully permanent. And the rule of GATT are only for a trade in goods. The rule of तो फिर WHO में include होता है service, abstracts, property along with the goods. WTO जो होता है, वो बताइए, जो समझे वो बताइए। मैम जो समझे कि WTO more powerful है, GATT less powerful है। फिर WTO फास्ट और इफेक्टिव होता है और ये स्लो चलता है, गैट स्लो चल रहा था मैम। और सबसे बड़ा चीज क्या था कि आपका गैट कोई सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। ठीक है, वो जस्ट एक एग्रीमेंट था। और WTO का अलग बिल्डिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है ना। और यहाँ आपके जो गैट के जो मेंबर्स हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी मेंबर्स, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, और फिर WTO के मेंबर कहलाते हैं, मेंबर। ठीक है, और क्या बात हुई थी? जैसे WTO में हम लोग सर्विस भी कंसिडर करते हैं, ठीक है, और इसमें और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी कंसिडर करते हैं, लेकिन गैट में क्या करते थे? सिर्फ गुड्स कंसिडर होता है। इसीलिए फिर फाइनली WTO को जो फ्रेम किया गया था, और फिर WTO में ही सारा एग्रीमेंट होता है। ऑलराइट, फिर एग्रीमेंट डिस्कशन करना था हम लोगों को, यहाँ तक हुआ था। और कुछ हुआ था डिस्कशन? ऑब्जेक्टिव हुआ था, मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जनरल काउंसलिंग हुआ था मैम, और बस यही दो हुआ था लास्ट। फिर अदर बॉडीज के बारे में जो बताई थी, अदर बॉडीज आर फॉर्म बाय द मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस हु रिपोर्ट टू द जनरल कॉन्फ्रेंस। सबसे हाईएस्ट कौन से हाईएस्ट लेवल किसका? मिनिस्टर मैम, मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव बताइए क्या क्या WTO का? मैम ऑब्जेक्टिव, हाँ, कि ये फुल्ली एम्प्लॉयमेंट होता है, फिर ये स्टैंडर्डाइजेस और लिविंग को राइज करता है मैम, और फिर ये ट्रैफिक और नॉन ट्रैफिक बैरियर को रिड्यूस करता है, और फिर ये वर्ल्ड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, ऑप्टिमम करता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया? यस मैम। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ठीक है, तो अब हम लोग एग्रीमेंट पे डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या WTO के अंदर कौन कौन सा एग्रीमेंट किया गया था।
तो सबसे पहले जो गैट आप लिखे हैं ना, तो गैट और ये गैट में कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसमें GATT है, ठीक है, जो WTO से पहले जो बॉडी का फॉर्मेशन, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, और ये आपका गैट है GATS, फर्स्ट एग्रीमेंट GATS गैट, GATS। इसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ देखिए जैसे नाम इसका सिग्निफाई कर रहा है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, यानी सर्विस के लिए ये एग्रीमेंट किया गया था, जो कि सर्विस का ट्रेडिंग सही से रेगुलेट हो पाए। सर्विस का ट्रेडिंग मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अब फॉरेन के भी बच्चे अगर जुड़ने लगे तो ये क्या हो रहा है, सर्विस ट्रांसफर हो रहा है ना, कोई प्रोडक्ट तो बॉर्डर क्रॉस करके नहीं जा रहा। यस और नो स्वाति? You are there? आवाज आ रही है मेरी? मैम इससे पहले आप जितना बोली कुछ नहीं सुनाई दिया। अच्छा वही आप स्टक हो गए थे, कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं क्या बोल रही थी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, इसका नाम ही बता रहा है ये ट्रेड सर्विस के लिए है। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल मैंने दिया, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये तो कंट्री के अंदर हो रहा है ना, अब मान लीजिए फॉरेन के बच्चे भी जुड़ रहे हैं अगर, ठीक है, या मैं बाहर जाकर के पढ़ा रही हूँ, अलग अलग फॉर्म होगा ना सर्विस देने का, है कि नहीं? तो ये सर्विस का जब जो ट्रेडिंग होता है वो जितना भी एग्रीमेंट है वो इसके अंदर आ जाएगा, गैट के अंदर। अब टोटल इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, 4 मोड ऑफ गैट है, राइट, 4 मोड्स ऑफ गैट। नंबर 1 इज क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली गैट के एस्टेब्लिशमेंट का मकसद था जो सर्विस के मूवमेंट में जो जो रिस्ट्रिक्शन है उसको हटा देना, ठीक है। तो उसमें सबसे पहला है क्रॉस बॉर्डर सप्लाई, यहाँ पे लिखिए अंदर, बस एक एक लाइन में लिखवा रही हूँ ताकि आप जब मॉड्यूल पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर सप्लाई में हम क्या बात कर रहे हैं, ओनली सर्विस मूव वन टेरिटरी टू अनदर, ओनली सर्विस मूव one territory to another member country territory. ठीक है, मतलब समझ आया? सिर्फ सर्विस मोड में टेरिटरी होगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सर्विस मूव कर रहा है, ये ध्यान रखिए, सर्विस प्रोवाइडर मूव नहीं कर रहा है। जैसे वैक्सीन हम लोग यहाँ से दे रहे हैं मान लीजिए यूएसए को, ठीक है, तो ये सर्विस मूव किया वहां ना, यहाँ जो सर्विस प्रोवाइडर है ना वो मूव किए, ना मोदी जी मूव किए, ना वहाँ बस सर्विस यहाँ का मूव किया, हाँ, ना वो लेने के लिए आए, बस सर्विस मूव किया, वैक्सीन हम चलिए वहां दे दिए, ठीक है। तो दैट वन इज क्रॉस बॉर्डर सप्लाई। सेकेंड आपका मोड है कंजम्पशन, सेकेंड मोड इज कंजम्पशन। कंजम्पशन में कंज्यूमर मूव विद इन द मेंबर कंट्री, कंज्यूमर यहाँ पे कंज्यूमर मूव कर रहा है, कंज्यूमर मूव विद इन द मेंबर कंट्री टेरिटरी। सर्विस डिलीवरी आउटसाइड द कंट्री, क्या लिखे, कंज्यूमर मूव विद इन द मेंबर कंट्री, सर्विस डिलीवर आउटसाइड द कंट्री। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, यूट्यूब पे हम लोग का लेक्चर अपलोड होता है, यूट्यूब वॉच करने वाला वहां मान लीजिए वहां बैठा हुआ है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तो क्या हो रहा है, सर्विस मूव कर रहा है। यहाँ पे क्या हो, पहले में क्या हुआ, सर्विस मूव किया, ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर विद इन द मेंबर कंट्री ही, विद इन द मेंबर कंट्री टेरिटरी ही मूव कर रहा है, सर्विस डिलीवरी आउटसाइड द कंट्री हो रहा है, ठीक है, ये हो गया कंजम्पशन करने वाले। थर्ड वन इज कॉमर्शियल। स्वाति अगेन यू आर स्टक। मैम कुछ सुनाई नहीं दिया। तीसरा वाला है आपका कॉमर्शियल, कंजम्पशन हो गया, थर्ड वन इज कॉमर्शियल। यस मैम।
सर्विस डिलीवरी, कॉमर्शियल में सर्विस डिलीवरी विद इन द टेरिटरी ऑफ मेंबर कंट्री, सर्विस डिलीवरी विद इन द टेरिटरी ऑफ मेंबर कंट्री। हम मेंबर कंट्री मतलब जो दोस्त बने हुए जो मेंबर है जहाँ भी आपको भेजना है, या जहाँ फिर सारे कंट्री। हाँ, WTO में कुछ कंट्री जैसे 164 नेशन है ना, WTO में प्रेजेंट अभी टोटल 164 नेशन है। तो अगर मैं कहीं ट्रेडिंग कर रही हूँ तो 164 में से किसी में करूंगी अगर, तो वो कहलाएंगे मेंबर कंट्री। ठीक है, एक मैम अफगानिस्तान लास्ट WTO में ऐड हुआ था ना मैम? हाँ हाँ आपने हाँ हाँ, सबसे लेटेस्ट कंट्री अफगानिस्तान। ठीक है, और टोटल नेशन अभी 164। ठीक है, और ये चेंज हो सकता है, मतलब फिर से कुछ अग्रीमेंट हुआ तो फिर चेंज हो सकता है। अभी जैसे हाल फिलहाल में एक न्यूज सुने होंगे, लगभग 2018 के अराउंड डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे थे कि हम इसको विड्रॉ कर लेंगे, मतलब WTO से हम विड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मतलब ये लेटेस्ट न्यूज ही है मैम। हाँ, अमेरिका इज नॉट पिगी बैग। ठीक है, ऐसा करके कुछ स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रम्प का आया था कि प्लीज ट्रीट अस इन प्रॉपर मैनर, राइट। तो कुछ भी चेंज हो सकता है, तो आप थोड़ा करंट पे देखिए, या तो जुड़ सकता है या तो हट सकता है, तो ये थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए, कॉमर्शियल की बात हो रही थी ना, सर्विस डिलीवरी विद इन द टेरिटरी ऑफ मेंबर कंट्री, सर्विस डिलीवरी विद इन द टेरिटरी ऑफ मेंबर कंट्री। यहाँ पे जैसे नाम बता रहा है कॉमर्शियल, यानी कॉमर्शियल पर्पज से, जैसे नाइकी है, ठीक है, तो नाइकी यहाँ पे प्रोडक्ट दे रहा है ना, प्रोडक्ट भेज रहा है कॉमर्शियल पर्पज से, यस और नो? तो ये आप इसमें कॉमर्शियल में आप लिख सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन। चौथा, 4 मोड बताया गया था ना, चौथा मोड इज प्रेजेंस ऑफ ठीक है, अब जैसे नाम बता रहा है प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन मतलब जो सर्विस देने वाला है, यानी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर मूव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर मूव करेगा, राइट। तो सर्विस डायरेक्टली डिलीवर विद इन द, सर्विस डायरेक्टली डिलीवर विद इन द टेरिटरी ऑफ, आवाज आ रही है? सर्विस, आप म्यूट करके बोल रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर मूव करेगा, जो सर्विस प्रोवाइड करेगा। हाँ, लिख लीजिए एक लाइन, सर्विस डायरेक्टली डिलीवर विद इन द टेरिटरी ऑफ द मेंबर कंट्री। ठीक है, अब सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मैं खुद ही वहां ऑस्ट्रेलिया जाकर के पढ़ाने लगी, ठीक है, तो ये क्या सर्विस प्रोवाइडर ही मूव करना शुरू कर लिया। जैसे वैक्सीन की बात कर रही थी मैं, तो जो आपके जो डॉक्टर वैक्सीन बना रहे हैं, वही वहां जाकर के USA में जाकर के बनाना शुरू कर लिया। अंडरस्टूड? ये हो गया आपका प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन। वो सर्विस देने वाले हैं जो नेचुरल पर्सन है। नेचुरल पर्सन पता है ना, आर्टिफिशियल पर्सन कौन होता है, नेचुरल पर्सन कौन होता है, पता है? देखिए, 2 टाइप का पर्सन होता है, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे हम आप लोग, ठीक है, वो कहलाएंगे नेचुरल पर्सन। और आर्टिफिशियल पर्सन जैसे कंपनी हो गया, ठीक है, आर्टिफिशियल में आ गया आपका कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि आपको लॉ आपको प्रमाणित किया है कि हाँ इट विल वर्क एज अ पर्सन। अंडरस्टूड? दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल पर्सन, जिसका लीगल एंटिटी हो। ठीक है, तो ये 2 टाइप का पर्सन होता है। तो हम यहाँ पे नेचुरल पर्सन इसीलिए लिखा गया है कि यहाँ पे खुद जो सर्विस देने वाले हैं वो मूव कर जाए। ऑलराइट, तो ये डिफरेंस है। अब नेक्स्ट लिखिए, गैट हो गया, नेक्स्ट है AOA। AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। AOA, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये सब 1995 में हुआ था, ये सारा एग्रीमेंट वही उरुग्वे राउंड में 1995 में हुआ था। इसका मोटिव क्या है, उसका मोटिव हम लोग देख लिए, उसका मोटिव हम लोग देख लिए, गैट का क्या था? यस मैम, उसका मोटिव क्या था गैट का, फर्स्ट एग्रीमेंट का? मैम यही
यही ट्रेड को मैम क्या बताएं, शांति प्रदान करना, एक टाइप से ट्रेड और सर्विस को हम देना। जस्ट शांति कहाँ से आ गया? यस मैम, सर्विस ही मूव मैम करेगा। वही ट्रेड और सर्विस को देना। 4 तरह का बताया गया था, या तो तो सर्विस मैम मूव, नहीं, वो उसमें नहीं भरे थे, आफ्टर आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू की गेट बना था, आफ्टर वो वर्ल्ड वॉर गैट टू। नहीं, वो गैट इसीलिए मैं बोल रही हूँ, दोनों 2 गैट डिफरेंट है। वो गैट है आपका, अभी मैं एग्रीमेंट की बात कर रही हूँ, ठीक वो है? मैम आगे तो मुझे लगा कि आप वो गेट पे बता रही है, तो मैं तुरंत बता ही अचानक मैं थी। उधर कैसे घुस जाऊंगी? अभी जो करंट हुआ कि इसमें क्या, इस एग्रीमेंट में आप क्या देख रहे हैं कि सर्विस मूव कर रहा है, 4 तरह से मूव वही कर ट्रेड रहा और है। सर्विस मैम। हाँ, या तो सर्विस मूव कर रहा है, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, या तो जो यस कंज्यूमर है, मतलब जिसको चाहिए वो आ गया, जैसे डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप साक्षात आ गए हमारे कंट्री में वैक्सीन लेने के लिए, फिर ठीक है, तो कंज्यूमर मूव किया। फिर थर्ड था आपका कॉमर्शियल पर्पज से, अगर आप कहीं कॉमर्शियल। हाँ इंटर कर रहे हैं किसी बाउंड्री और को, यहाँ पे ना मालिक मूव कर रहा है ना सर्विस प्रोवाइडर मूव कर रहा है, जस्ट प्रोडक्ट को हम दूसरे कंट्री में भेज दिया कॉमर्शियल पर्पज से। और चौथे में क्या, सर्विस डेवलपमेंट, यस। साक्षात जो नेचुरल पर्सन है, जो प्रेजेंट ऑफ नेचुरल पर्सन। वही मूव कर ले। ये 4 मोड हम लोग देखे, ठीक है, इस 4 मोड से सर्विस मूव कर रहा है। अब आ गया एग्रीमेंट का, एग्रीकल्चर का एग्रीमेंट। इसको कोई और नाम रखना चाहिए था मैम, वरना सब सब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा गेट और गेट इसीलिए में। मैं सबसे पहला लाइन यही बोली कि वो गेट और ये गेट में डिफरेंस है, ठीक है, वो GATT है, ये GAT है, ठीक है, यहाँ पे सिंगल टी है। और वहां पे था ट्रेड एंड टैरिफ, यहाँ पे हम टैरिफ की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग ट्रेड एंड सर्विस, सर्विस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यस मैम। अब नेक्स्ट आपका एग्रीमेंट है AOA, ठीक है, ये बेसिकली है एग्रीकल्चर के लिए। तो पहला लाइन आप ये लिख लीजिए इसका मोटिव, इट्स मोटिव टू लिबरलाइज एग्रीकल्चर ट्रेड एंड रिमूव बैरियर, ऑलराइट, इट्स मोटिव टू लिबरलाइज एग्रीकल्चर ट्रेड एंड रिमूव बैरियर्स। अब यहाँ पे जैसे मोटिव जान गए इस एग्रीमेंट का। अब ये बेसिकली इसका 3 पिलर है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली 3 पिलर है। कौन सा 3 पिलर? फर्स्ट वन इज, लिख लीजिए, 3 पिलर्स ऑफ AOA, 3 pillars of AOA. First one is domestic support, second one is market access, and third one is export subsidy, export subsidy. ठीक है, अब सब समझिए। डोमेस्टिक सपोर्ट मतलब क्या हुआ, जैसे नाम इसका सजेस्ट कर रहा है, डोमेस्टिक सपोर्ट यानी एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको प्रोवाइड करती है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सिडीज वगैरह देकर, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप का सब्सिडी बॉक्स से क्वेश्चन आ सकता है। एक एम्बर बॉक्स आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, एम्बर बॉक्स है, AMBER, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स, ठीक है। और आपके मॉड्यूल में जो दिया हुआ है शायद आप पढ़ के समझ ना पाए, क्योंकि 1 लाइनर दिया हुआ है इसको मैं, और वो लाइन मेन जो उसका जस्ट है वो मिसिंग है। तो एम्बर बॉक्स क्या होता है, आप एक लाइन लिख लीजिए, इट्स सपोर्ट फॉर ट्रेड डिस्टॉर्शन। एम्बर बॉक्स 3 टाइप का सब्सिडी दिया जाता है, ठीक है, डोमेस्टिक सपोर्ट में 3 टाइप का सब्सिडी दिया जाता है, एक एम्बर बॉक्स सब्सिडी, एक ग्रीन बॉक्स सब्सिडी और तीसरा ब्लू बॉक्स और सब्सिडी। एक ब्लू बॉक्स। हाँ, तो व्हाट इज एम्बर बॉक्स सब्सिडी? स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, AMBER, ऑलराइट। तो एम्बर बॉक्स का इट्स सपोर्ट फॉर ट्रेड डिस्टॉर्शन, इट्स सपोर्ट फॉर ट्रेड डिस्टॉर्शन by providing subsidies, ठीक है, इट सपोर्ट ट्रेड डिस्टॉर्शन आपने लिखा है बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी। क्या मतलब है ट्रेड डिस्टॉर्शन? मतलब इस टाइप का सब्सिडी अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो बाकी कंट्री के लिए ये थोड़ा थ्रेट की तरह काम करता है, तो ये ट्रेडिंग को थोड़ा मतलब खराब करता है, ऑलराइट। इसीलिए WTO इसको डिस्करेज करती है। अब इसमें क्या क्या एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे सीड को सस्ता कर दिए, फर्टिलाइजर को सस्ता कर दिए, जो आप MSP सुनते होंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो फार्मर को दिया जाता है, वो सब इसके अंदर, इस सब्सिडीज के अंदर काउंट होगा, ठीक है। एम्बर बॉक्स सब्सिडी वैसा सब्सिडी जो ट्रेड को डिस्टॉर्ट करे, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं एम्बर बॉक्स सब्सिडी। सेकेंड वन इज ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी ये गवर्नमेंट फंडेड होता है,
अब इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग वगैरह में कुछ खतरा आता है, जैसे आपको इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के लिए कुछ फंड मिल गया, लिख लीजिए एक दो एग्जाम्पल, इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, फिर रिसर्च फंडिंग के लिए मिल गया पैसा कुछ, रिसर्च फंडिंग, फार्मर के ट्रेनिंग के लिए अगर फंड दिया जा रहा है तो, पेस्ट डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के लिए फंड दिया जा रहा है तो, ठीक है, तो ये सब आ जाएगा ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंदर। ऑलराइट, और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी चूंकि ट्रेड के लिए उतना खतरा नहीं है, मतलब स्मूथली चल सकता है, इसीलिए इसमें कोई WTO लिमिट नहीं रखा है, ठीक है। अब लिमिट से मुझे याद आया, जैसे ऊपर आप एम्बर बॉक्स में लिखे है ना, तो वहां पे लिमिट WTO एस्टैब्लिश की है, जैसे डेवलप्ड कंट्री में 5% ऑफ, ये लिख लीजिए अगर कहीं स्पेस है तो, एम्बर बॉक्स में WTO लिमिट एस्टैब्लिश की है वहां। डेवलप्ड कंट्री में 5% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जितना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा उसका 5% ही सब्सिडी वो दे सकती है, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्री में 10%, डेवलपिंग इंडिया, डेवलपिंग कंट्री में 10% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है। अब आप पढ़िएगा तो आप मॉड्यूल समझ में आ जाएगा। अब तीसरा आपका है ब्लू बॉक्स सब्सिडी, थर्ड वन इज ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी यानी वैसा प्रोडक्शन, मतलब ऐसा सब्सिडी जो आपके प्रोडक्शन को कम कर दे, ठीक है, जो आपके कंट्री के डेवलपमेंट के लिए काम है, प्रोडक्शन को कम करने की कोशिश अगर कुछ अगर हो रही है तो वो ब्लू बॉक्स सब्सिडी में आएगा। और इसमें भी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी की तरह भी आपका ब्लू बॉक्स सब्सिडी में भी कोई लिमिट नहीं एस्टैब्लिश की है WTO, ठीक है। तो ये बात किया जाता है डोमेस्टिक सपोर्ट में। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, अगर क्रॉप का कुछ भी नुकसान हो जाता है तो भी मतलब गवर्नमेंट उसको थोड़ा मतलब भरपाई करती है, ठीक है, सब्सिडी वगैरह दे करके। नाउ सेकंड वन इज मार्केट एक्सेस करेगी मैम। हाँ, सेकंड पिलर इज मार्केट एक्सेस। तो इसका नाम ही बता रहा है कि जो कि मार्केट आप एक्सेस कर पाए, मार्केट यहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल बॉर्डर की बात कर रहे हैं, ठीक है, मार्केट एक्सेस कर पाए। WTO में हम जो भी बात कर रहे हैं, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ ट्रेडिंग के लिए सर्टेन बेनिफिट दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ मार्केट एक्सेस में क्या देखने हैं, रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड क्वांटिटी। हम लोग मार्केट एक्सेस में टैरिफ को कम कर देते हैं ताकि मार्केट में वो इंटर कर पाए, ऑलराइट, मार्केट एक्सेस कर पाए। रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड क्वांटिटी, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर आप बोल सकते हैं, रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर। तो टैरिफ बैरियर मतलब क्या हो गया, टैरिफ इज रिलेटेड टू प्राइस और नॉन टैरिफ इज रिलेटेड टू क्वांटिटी, ठीक है, यानी क्वांटिटी में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आपके ऊपर लगाया जाएगा, या अगर है तो उसको रिड्यूस किया जाएगा, और जो आपका प्राइस में जो रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, उसको भी रिड्यूस किया जाएगा। तो टैरिफ मतलब प्राइस और नॉन टैरिफ मतलब क्वांटिटी। एंड थर्ड पिलर इज एक्सपोर्ट सब्सिडीज। थर्ड वन इज एक्सपोर्ट सब्सिडीज। इसमें हम लोग एक्सपोर्ट सब्सिडी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट के सब्सिडी को इसमें डिक्रीज करते हैं, जैसे 36% से 21% कर दिया गया ताकि वो एक्सपोर्ट और बढ़ सके, बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो AOA में यही 3 पिलर की बात करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ट्रिप्स एंड ट्रिम्स। सबसे पहले ट्रिप्स की बात करते हैं, TRIPS, ट्रिप्स। What is the full form of TRIPS? म्यूट है आप। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या हुआ, व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? मैम इंटेलेक्चुअल मतलब तो होता है कि उसका तो मतलब मेल, एक दूसरे से मेल मिलाप बात करना होता है। लास्ट क्लास में बताया था मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसमें इसका क्या मतलब होता है ये नहीं पता मैम, बताना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मतलब देखिए ऐसे समझिए, अगर आपको रटने में या पढ़ने में दिक्कत होता है, इंटेलेक्चुअल मतलब माइंड से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल मतलब आवाज आ रही है ना, इंटेलेक्चुअल मतलब माइंड से रिलेटेड। तो आपके माइंड का जो भी क्रिएशन होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो जाएगा। माइंड का क्रिएशन क्या हो सकता है,
चाहे आप कोई कविता लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, ये सब आपका इनोवेशन है ना, आपका क्रिएटिविटी है ना। खुद का प्रॉपर्टी है। हाँ, उसी तरीके का Yes, आपका ma'am. कोई कंपनी का ट्रेडमार्क होता है, वो ट्रेडमार्क कोई कॉपी नहीं कर सकता, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ठीक है, अब जैसे चेतन भगत का बुक है, वो बुक कोई कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, और उस आवाज आ रही है स्वाति, फिर से आप स्टक हो गए। स्वाति, गेटिंग माय वॉइस? मैम थोड़ा रुको, क्या आ रही है लेकिन मैम, अब तो आपका वीडियो भी स्टक हो गया है। आवाज आ रही है सही? तो मैं आगे बढ़ूंगी। यस मैम, ठीक है, यस मैम अब आ रही है। वही जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि चेतन भगत का बुक है, सब लोग पढ़ते हैं, इवन यंग जनरेशन तो पक्का पढ़ता है। आप यस एक बुक पढ़े कि नहीं चेतन भगत का? मैम, हाँ एक दो बुक पर है। हाँ, तो उस पे मूवी भी बन चुका है, पता है ना? एक आपका यस हाफ मैम, गर्लफ्रेंड पे मूवी बना है, टू हाँ स्टेट गर्लफ्रेंड। बना है। तो अब जो ये मूवी बना है वो यस मैम, चेतन भगत के स्टोरी पे बना है। तो चेतन भगत उस स्टोरी के बदले वो उस पे फिल्म बनाने के बदले पैसा लिया उसका होगा। रॉयल्टी हाँ पैसा दिया जाता है। ठीक है, उसको रॉयल्टी बोलते हैं। तो वो जो फिल्म मेकर है उसको चेतन भगत को रॉयल्टी दिए थे, तभी वो बना सकते हैं। तो वही है क्या कि कुछ भी आपका जो क्रिएशन है उसको आप कैसे प्रोटेक्टेड रख सकते हो। ठीक है, उसके लिए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। और ये जो ट्रेड रिलेटेड है, तो ये बेसिकली इसी सारे चीजों को प्रोटेक्ट रखने की बात इसमें होगी। ठीक है, तो ट्रिप्स फुल फॉर्म पता है, तो इन्वेंशन सेव करने यस के मैम, लिए इसको किया गया था, एग्रीमेंट इसका हुआ था। इसमें लिख लीजिए पहला लाइन, सेट मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। Sets minimum standard for intellectual property. It covers following category of yes. IP. IP यानी IP, हाँ, पता नहीं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये मुझे लगा आप समझ ओह जाएंगे। सॉरी मैम, इंटेलेक्चुअल नो मैम। प्रॉपर्टी शॉर्ट में लिखिए, अब लंबा चौड़ा मैम इंटेलेक्चुअल एक्चुअली गेट और गेट है ना, तो मुझे लगता है कि कभी आप इससे पूछ रही हैं, कभी आप उससे पूछ रही हैं। अभी तो मैं ITO बोलने वाली थी आपको कि आप, अभी मैंने इससे और उससे पूछा ही नहीं है। मुझे मैंने लगा। जो एग्रीमेंट शुरुआत में एग्रीमेंट पे ही हूँ, गैट में भी मैंने क्लियर किया कि मैं इसी गैट के बारे में पूछ रही हूँ। और ट्रिस्ट पे मैं जो आ रही हूँ, तो आईपी है ना, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डिस्कशन। कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे पूछते पूछते कहीं और पूछ गई मैं? ऑब्वियसली रिलेटेड ही पूछूंगी तो पता नहीं आईपी। मैम, मुझे लगा कि नहीं, ये पता है कब होता है? जब अभी लैब। तो मैं आई वाली थी कि मैम ITO पूछ रही है ना। खैर, आगे बढ़िए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है, तो अगर अगर आपको याद रखने का इट कवर्स, कैपेसिटी, आईपी ही लिखिए। यस ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल यस प्रॉपर्टी में मैम, क्या क्या आया? सबसे पहला देखिए कितने टाइप का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहले जो मैं क्रिएटिविटी वर्क जितना भी होता है उसको हम कॉपीराइट बोलते हैं। ठीक है, कॉपीराइट, जैसे ये बुक की मैं बात कर रही हूँ, तो चेतन भगत का उस पर कॉपीराइट। ब्रांड नेम भी तो हो सकता है मैम। हाँ, ब्रांड नेम को हम लोग ट्रेडमार्क के कैटेगरी में रखते हैं। जो क्रिएटिव वर्क है वो हम उसको कॉपीराइट टर्म देंगे। ठीक है, जितना क्रिएटिव वर्क है, कोई ऐसा पेंटिंग आप बनाए हैं, ठीक है, कोई ऐसा पोएम आप लिखे हैं, कोई ऐसी कहानी आप लिखे हैं, तो वो क्रिएटिव वर्क है, उसको हम उसके ऊपर आपका कॉपीराइट होगा, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो पहला है कॉपीराइट। उसमें लिखिए, इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट, it is an exclusive right given to the creator of a creative work। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए, एजुकेशन हो गया, आर्टिस्टिक वर्क हो गया। एग्जाम्पल, एजुकेशन, आर्टिस्टिक वर्क। ऑथर ऑफ द क्रिएटर, फुल स्टॉप के बाद ऑथर ऑफ द क्रिएटर कैन गिव। मैम एडुकेशन कैसे होगा? कुछ एजुकेशन में आप कुछ ऐसा क्रिएटिविटी दिखाए, कोई एजुकेशन में बुक वगैरह लिखे, कोई बुक वगैरह लिखे। ठीक है, अब आगे यस लिखिए, मैम, ऑथर ऑफ द क्रिएटर कैन गिव रेंटल। कैन बी रेंटल, रेंटल, RENTAL, रेंटल
of their work to public. This protection is for 50 year. ठीक है, कॉपीराइट का जो प्रोटेक्शन उसको मिलेगा 50 ईयर तक मिलता है, उसके बाद फिर से उसको कॉपीराइट के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 50 साल तक कोई उसका कॉपी कर नहीं सकता। ऑलराइट, ये कॉपीराइट का ये बेनिफिट दिया गया है ITRIPS के अंदर। नेक्स्ट वन इज ट्रेडमार्क, लेकिन हम लोग ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में।